हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गन शॉट के साथ में थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स। अगर आप पेपर देने जा रहे हो मेरे भाई, 8 गन शॉट आपको देने वाले हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं आपकी यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है पोलराइजेशन से। डिटेल में समझाने वाले हैं, घबराओ मत। 8 दिन 8 वीडियो, फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री की वीडियो शुरू हो चुकी है, देख डालो। एक वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा? 30 से 40 मिनट। सारी वीडियो आप देख डालोगे 4-5 घंटे में। कल भी पेपर है, तब भी पूरा पेपर करके आओगे। तो सर जी शुरू करते हैं। जो जो आया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ एक गन शॉट के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, निकोल प्रिज्म क्या होता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में भी हमने आपको पढ़ाया था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। समझो भैया, होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, तो उसमें हर तरफ कंपन होते हैं, अंधाधुंध कंपन करते हैं भैया, सभी दिशाओं में लाइट होती है। जब हम लोग इसे किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर, किसी निकोल प्रिज्म पर डालते थे, मान लिया ये एक निकोल प्रिज्म है, ठीक, और ये इसकी एक्सिस है यानी अक्ष है। जब इसे निकोल प्रिज्म पर डालते थे तो केवल वही वाले कंपन आगे निकल के आते थे जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होते थे, समांतर होते थे, बाकी कोई भी नहीं आते थे। इसे ही हम लोग क्या कहते थे? पोलराइज्ड लाइट, या फिर कहते थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। समझाते हैं। जैसे होता क्या है, हम लोग कई बार कार में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, और आपने देखा जब शीशा बंद होता है तो धूप बाहर बहुत तेज होती है, अंदर धूप छन छन के आती है, तो उन शीशों में क्या लगा होता है? पोलराइजर लगा होता है भैया, ठीक है। पुराने जमाने का कोई फोन लेना और फोटो खींचना, देखना खाली लाइट दिखाई देगी, बल्ब दिखाई नहीं देगा। लेकिन आजकल के जमाने में आप खींचना बिल्कुल फोन, क्यों? क्योंकि फोन के कैमरों में भी क्या लगा हुआ है? पोलराइजर। वो बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो दिखाएगा, जो लाइट जल रही होगी, प्रकाश को जितना जरूरत है उतना ही लेगा। तो पोलराइड का मतलब होता है छना हुआ प्रकाश, सरल भाषा में समझो भैया, ठीक है। और सरल भाषा में हमने आपको बता दिया है कि भैया जो सूर्य का प्रकाश है ये निकोल प्रिज्म पे पड़ेगा। निकोल प्रिज्म मेरे भाई, जो इसकी एक्सिस के पैरेलल कंपन होंगे केवल वही आएंगे, यानी निकोल प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को छान देता है। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। तो भैया कैसे लिखा हमने, समझो भाई। यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस तथा डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल डिवाइस होता है। जहां कहीं भी ऑप्टिक्स शब्द आ जाए, ऑप्टिक्स शब्द आ जाए, इसका मतलब प्रकाश ही होता है भैया, ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी जो छना हुआ प्रकाश है उसे ये प्रोड्यूस भी करता है और साथ ही साथ डिटेक्ट भी करने के लिए डिवाइस होता है। 1928 में विलियम निकोल, क्या नाम था? विलियम निकोल ने इसे इन्वेंट किया था भैया। क्या होता है समझो। यह कैल्साइट क्रिस्टल की कटिंग तथा शेपिंग से बनाया जाता है। इस क्रिस्टल के 2 पीसेस को एक सीमेंटिंग मटेरियल कनाडा बाल्सम की हेल्प से जोड़ देते हैं। कनाडा बाल्सम एक मटेरियल है जो जोड़ने के लिए काम में आता है। तो भैया कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल को 2 पीसेस में काट लेते हैं और उन्हें भैया कनाडा बाल्सम की हेल्प से जोड़ देते हैं। यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो लाइट को पास होने देता है। किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे? तो ये इसका डायग्राम है भैया, समझो जरा। ये 2 पीसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे भैया, ये पहला पीस है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये पहला पीस है, ठीक है। ये इसका दूसरा पीस है कैल्साइट क्रिस्टल का, और इसे हमने जो बीच में जोड़ रखा है, ये हमने जोड़ रखा है कनाडा बाल्सम से। किससे जोड़ रखा है? कनाडा बाल्सम से इन दोनों पीसेस को जोड़ दिया है। एंगल 68 डिग्री पर है। ये मेरे भैया ऑर्डिनरी प्रकाश है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लाइट है जो बल्ब से आ रही है, सूर्य से आ रही है, नॉर्मल लाइट है। जब ये पड़ती है निकोल प्रिज्म पर, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है? ये देखो केवल एक तरीके की रे दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं ई रे, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, यानी ये नॉर्मल नहीं है, इसमें विशेष प्रकार के ही कंपन दिखाई दे रहे हैं। निकोल प्रिज्म ने इतने सारे कंपन, वाइब्रेशंस को गायब कर दिया है। फिगर में एक निकोल प्रिज्म ओ रे को एलिमिनेट करता हुआ तथा ई रे को ऑब्टेन करता हुआ दिखाया गया है। यह लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे तो एक ही रे दिख रही है, ये ओ रे क्या है? तो रियलिटी ये है
कि जब मेरे भाई ये लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद में डबल डिफ्रैक्शन होता है। डबल डिफ्रैक्शन का मतलब दो रे प्रोड्यूस होती हैं। इसका अगला टॉपिक अभी हम यही बताएंगे आपको, ठीक। दो रे प्रोड्यूस होती हैं, एक ऑर्डिनरी कहलाती है जिसे ओ रे कहते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाती है जिसे ई रे कहते हैं। तो निकोल प्रिज्म ओ रे को गायब कर दे रहा है, ई रे को मेरे भाई प्रोड्यूस कर रहा है, और इसीलिए ये निकोल प्रिज्म है। हमने लिख दिया ओ रे के लिए जो म्यू जीरो होता है यानी अपवर्तनांक होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो इतना होता है। और ई रे के लिए म्यू ई की वैल्यू होती है 1.486 भैया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कनाडा बाल्सम के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक समझते हो क्या है? जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हम लोग इसे एन से लिखा करते थे, याद करो, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता था। ये अपवर्तन का नियम हुआ करता था। छोटे क्लास में अपवर्तनांक को हम लोग एन से लिखा करते थे, यहाँ म्यू से लिखा है, ठीक। तो जो कनाडा बाल्सम है उसके लिए म्यू की वैल्यू यानी जो अपवर्तनांक है वो 1.55 है, ठीक। कैसे लिखा हमने लिखा जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पर ट्रेवल करती है। डेंसर मीडियम क्या होता है? घना माध्यम। घना समझते हो, अद्धा ले लो पानी ले लो, कौन ज्यादा घना है? अद्धा ज्यादा घना है। तो जब कभी भी मेरे भाई डेंसर, जैसे पानी ले लो हवा ले लो, पानी ज्यादा घना हो गया, तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में यानी घने से कम घने की तरफ प्रकाश जब जाएगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा पे जाएगा, तब क्या होगा मेरे भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते थे। समझो भैया, होता क्या था कि भैया दो माध्यम हुआ करते थे, यहां से प्रकाश आता था, आके भैया मुड़ जाता था। समझो, यही तो अपवर्तन हुआ करता था। ये वाला कोण क्या होता था? आई। ये वाला कोण क्या होता था? आर। आई का मान अगर और बढ़ाते जाते थे तो आर का मान और बढ़ता जाता था। एक कंडीशन ऐसी आ जाती थी कि आई का मान बढ़ाने पे ये यहां जाने लगता था, यानी मान 90 हो जाता था। और अगर आई का मान और बढ़ाते थे तो ये प्रकाश वापस आने लगता था, टोटली इंटरनली वापस हो जाता था। जितना प्रकाश आया सब वापस हो जाता था, पूरे के पूरे प्रकाश का परावर्तन हो जाता था। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल रिफ्लेक्शन कहते थे। और इस कोण को कहते थे क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल, जिसमें मान 90 हो जाता था, ठीक भाई। तो लिख दिया जब कोई भी प्रकाश जो है वो डेंसर मीडियम घने से कम घने में जाता है, तो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मान होता है तो क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे जो ओ रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गायब हो जाती है, अंदर ही रह जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती है। जबकि जो ई रे है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और यह रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। प्रिज्म की आउटर लेटरल सरफेस को ब्लैक पेंट कर देते हैं, जिससे ओ रे टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी निकोल प्रिज्म को आप ऐसे समझो कि हो क्या रहा है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम कर रहा है, ठीक। क्या करते हैं भैया? जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल के हम लोगों ने दो टुकड़े लिए हैं। इन टुकड़ों को काहे से जोड़ दिया है? कनाडा बाल्सम से हम लोगों ने जोड़ दिया है, ठीक है। इस पे ऑर्डिनरी प्रकाश पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जब पड़ेगा तो रे दो भागों में बटेगी, एक ओ रे होगी, एक ई रे होगी। लेकिन ओ रे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, प्लस चारों तरफ से जो पेंट है वो भी कैसा कर देंगे? काला कर देंगे। और सबको पता है जो काला रंग होता है वो आदर्श कृष्णिका का काम करता है, लगभग अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब काली सरफेस पेंट कर देंगे तो ओ रे पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। जो ई रे है इसका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, तो ये आगे बढ़ती जाएगी और हमें ई रे प्राप्त हो जाएगी। यानी ऑर्डिनरी लाइट में हर तरीके के कंपन होंगे और यहां पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंपन होंगे जो हमें निकोल प्रिज्म के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर पेपर में निकोल प्रिज्म 7.5 से 8 नंबर में आ जाए, 15 नंबर में आ जाए, तो ये डायग्राम बना के आप लिख देना और आपको नंबर मिल जाएंगे। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमें इन गन शॉट के अंदर कवर कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आया हुआ है। बार बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करो। हाँ, ये आप कर सकते हो कि हम अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं, आप भी अपनी भाषा में ही लिखो। भैया कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया, दो टुकड़े ले लिए, कनाडा बाल्सम ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, लाइट आई, दो में बटी, ई रे ओ रे, लेकिन जो ओ रे है वो एब्जॉर्ब हो गई, ई रे निकल के बाहर आ गई, यही निकोल प्रिज्म है। 68 डिग्री
एंगल था मेरे भाई, ठीक है। अगला क्या है, पोलराइजेशन बाई डबल रिफ्रैक्शन। ये देखो वही आ गया है कि आप किस तरीके से डबल रिफ्रैक्शन, एक ओ रे होगी एक ई रे होगी, और किस तरीके से पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, ध्रुवण अलग अलग हो जाना। पहले सारे कंपन एक ही जगह पे थे, अब जब वो अलग अलग होने लगे हैं, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। तो वह फिनोमिनन जिसमें इंसिडेंट लाइट यानी जो टकराने वाली लाइट है जब कैल्साइट क्रिस्टल पर पड़ती है तब वह दो रेज में डिवाइड हो जाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर बाई चांस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं अगर वो 2 नंबर में आ जाए डबल रिफ्रैक्शन क्या है, तो जब कैल्साइट क्रिस्टल पर क्या पड़ती है भैया, रे पड़ती है, इंसिडेंट लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो वो 2 रेज में डिवाइड हो जाता है, इसे डबल रिफ्रैक्शन हम लोग कहते हैं। इनमें से एक रे को ऑर्डिनरी रे, अभी आपको बताया ओ रे कहते हैं, दूसरी रे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे यानी ई रे कहते हैं। ये दोनों रेज ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं और उनके वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओ रे स्नेल लॉ को ओबे करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि साइन आई और साइन आर का मान हमेशा एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम लोग n से लिखा करते थे। जो ओ रे होती है वो इस स्नेल के नियम को फॉलो करती है, जबकि जो ई रे होती है इस स्नेल के नियम को फॉलो नहीं करती है, और इस वजह से जो इसका अपवर्तनांक होता है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो लगातार वेरिएबल होता है यानी बदलता रहता है। इन प्रैक्टिस अगर हम एक निकोल प्रिज्म लेते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाता है, तो यह ओ रे को गायब कर देता है जैसा अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, तथा केवल ई रे को ही पास कराता है। इस प्रकार निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है। ये देखो भैया, ये पोलराइज्ड लाइट है, ये कैल्साइट क्रिस्टल है। कैल्साइट क्रिस्टल क्या कर रहा है, ये 2 रे प्रोड्यूस कर रहा है, ओ रे प्रोड्यूस कर रहा है, ई रे प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये रेस अगर निकोल प्रिज्म जो स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें कनाडा बाल्सम वगैरह ऐड कर करा के बनाया गया है, तो इस मटेरियल की वजह से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे ओ रे अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, और अपने पास बचता है केवल ई रे भैया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 7.5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ये तो आपको बता ही चुके हैं हम, फिर भी शॉर्ट में बताते हैं क्या होता है। बताओ भैया, ऐसी लाइट जिसके कंपन हर डायरेक्शन में होते हैं, जो नॉर्मल लाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, उसी को हम क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जब इसे किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर डालते हैं तो केवल वही वाले वाइब्रेशन आगे जाते हैं जो इस क्रिस्टल की एक्सिस के पैरेलल होते हैं। इसे भैया लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या छनी हुई लाइट कहते हैं। तो ये देखो क्या लिखा है, हमने लिखा जब लाइट सोर्स, सूर्य से निकलने वाली लाइट हो गई, बल्ब से निकलने वाली लाइट हो गई, कैंडल से निकलने वाली लाइट हो गई। हम लोगों के जमाने में तो बल्ब चलते थे यार, 10 रुपए का बल्ब ले आए, फूटता बहुत था वो बल्ब। आज की देखो कितनी सारी लाइट जल रही है और सब एलईडी लगी हुई है। अभी अगर बात करें तो रात का टाइम हो गया है, 1:30 बजा हुआ है, 1:30 हुआ है, लेकिन मेरे भाई लगे रहना है। चारों तरफ सन्नाटा है, लोग सो रहे हैं, सोने दो। एक शायरी आपने सुनी होगी कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। लगोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो तरक्की कैसे करोगे। सपने आप बड़े देख रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे हो तो कहाँ मजा आएगा। लगा के मेहनत करो अंधाधुंध। वो कहते नहीं, जब तुम सो रहे हो तो कोई ना कोई जाग रहा है, और जब वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करके आया। तो लगे रहना है मेरे भाई, ठीक है। तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, से निकलती है, तब उसके वाइब्रेशंस के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में होती है, अर्थात वाइब्रेशंस हर प्लेन में फैले रहते हैं। मोटी मोटी बात करें तो सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, इन सब से निकलने वाले जो वाइब्रेशंस हैं सभी डायरेक्शंस में फैले रहते हैं। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट भैया, ठीक है। जब इस लाइट को किसी स्पेशल प्रोसेस आप रिफ्लेक्शन करा लो, रिफ्रैक्शन करा लो, डबल रिफ्रैक्शन करा लो, अभी आपको दिखाया निकोल प्रिज्म से पास करा लो, तो वाइब्रेशन को सिर्फ एक ही प्लेन तक लिमिट कर देते हैं। इनके वाइब्रेशंस केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं। तब क्या होता है, जैसे जब अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म पर डालते हैं तो केवल वही वाइब्रेशन निकोल प्रिज्म को क्रॉस कर पाते हैं जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होते हैं। इस प्रकार की लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। बिल्कुल आसानी से डायग्राम बना दिया, लिख दिया। ये ऑर्डिनरी लाइट है, हर तरफ इसके कंपन है। ये निकोल प्रिज्म है, ये इसकी एक्सिस है, तो केवल वही वाले कंपन इधर आएंगे जो एक्सिस के पैरेलल होंगे। छनी हुई लाइट आएगी और ये कहलाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेरे भाई, ठीक है।
अगला जो अपना टॉपिक है वो है ब्रूस्टर्स लॉ। मेरे भैया अगर आप लॉकडाउन वाले बच्चे ना होते तो आपने ये ब्रूस्टर का नियम 12th क्लास में पढ़ा होता। ये सब कोर्स में पहले था, बाद में हटा दिया गया। क्या होता है ब्रूस्टर का नियम, बहुत आराम से आपको समझा देंगे। सबसे पहले एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, इसे समझिए भैया। क्या डायग्राम है, सबको पता है एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, इसे कहते थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण आती है, टकरा के वापस लौट जाती है तो परावर्तन कहते हैं। सबने परावर्तन खूब करा होगा भैया। पड़ोस में कोई दीदी रहती होगी, कोई लड़की रहती होगी, आते होगे शीशा लेके, तेरे दर पे सनम लाइट आई, टकराई, उनके दरवाजे पे गई, परावर्तन करके उन्हें वो बाहर आ गई। अरे मेरे सामने वाली खिड़, वो वाला हिसाब किताब है। बचपन में ऐसे करके घड़ी की चमक अपने दोस्त के मुंह पे लगाते हुए पेपर में, बता मम्मी के मुंह पे थाली लगाते हुए, लाओ खाना लाओ भैया, भूख लग रही है, थाली से। तो ये सब परावर्तन हुआ करता था। आती थी प्रकाश किरण, टकराती थी, चली जाती थी। और अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता था तो थोड़ा सा मुड़ जाता था, इसे हम लोग कहा करते थे अपवर्तन। तो यहां पर बात हो रही है, दोनों डायग्राम साथ में दिखाए हैं। जो किरण आती थी उसका कोण हम लोग आई मानते थे भैया। जब ये वाला आई है तो उतने से ही वापस गई है तो ये वाला भी आई होगा। सर जी आपने आई पी क्यों लिखा, पी फॉर पोलराइजेशन। यहां हम लोग ध्रुवण की बात कर रहे हैं तो आई पी का मतलब पोलराइजेशन वाला कोण है। सबको पता है, देखो ये 90 है, तो अगर ये आई पी निकल गया तो इधर वाला कितना बचेगा, 90 माइनस आई पी बचेगा। ऐसे ही अगर मेरे भाई जो किरण आती थी वो आई कोण होता था, जो जाती थी वो आर होता था। तो अगर ये आई है, ये आर है, तो ये पूरा 90 है, तो इधर वाला क्या होगा, 90 माइनस आर होगा। सारे मैथ वाले ही बच्चे हो तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। समझो भैया क्या होता है ब्रूस्टर का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ पोलराइजेशन की टेंजेंट, यानी जो पोलराइजेशन एंगल आई है, आईपी है, उसकी अगर हम टेंजेंट यानी 10 निकालें तो वो किसी पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता। कोई भी जो लाइट आ रही है उसका जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो एन की वैल्यू है, जो म्यू की वैल्यू है, उसके बराबर होता है। ये नियम है ब्रूस्टर का, म्यू बराबर 10 IP। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा कि भैया कोण AOY और कोण YOB जो है वो 90 है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये वाला जो पूरा कोण है ये कितना है, 90 है। भैया समझो, ये वाला जो कोण है बताओ AOY, ये वाला, और ये वाला भैया YOB। अगर ये पूरा आप ये वाला कोण देखोगे, ये वाला, तो ये पूरा कोण कितना है मेरे भाई, 90 दिखाई दे रहा है। अबे ये कोण 90 नहीं दिख रहा, ये वाला देखो इस तरीके से बना हुआ है, ये कोण 90 नहीं है, तो ये पूरा कोण क्या है, 90 है। तो हमने लिख के दिखा दिया ये कि ये पूरा कोण 90, ऊपर का 90 माइनस IP है, नीचे का 90 माइनस R है। तो हमने लिख दिया कि भैया इसका मान 90 माइनस IP है, इसका मान 90 माइनस का R है। एक 90 से एक 90 हो जाएगा कैंसिल। देखो भैया, एक 90 से एक 90 उड़ा दिया, क्या बचा बताओ, तो 90 बचा, माइनस का IP बचा, माइनस का R उधर भेज दिया तो बराबर में R बचा, यानी 90 माइनस का IP बराबर R हो गया। स्नेल का नियम आपको बता चुके हैं। क्या होता है स्नेल का नियम, N बराबर या म्यू बराबर, एक ही बात है। छोटे क्लास में आप थे तो आप लिखते थे N बराबर साइन I बटे में साइन R। ठीक है, अभी आप लिखते हो मेरे भाई बड़े क्लास में तो N को आपने लिख दिया म्यू, तो म्यू बराबर साइन I अपन साइन R हो गया। मान रखेंगे म्यू आ गया, I की जगह पे IP रख देंगे, और R का मान ऊपर निकाला है 90 माइनस का IP, तो IP का मान R का मान रख दिया 90 माइनस IP। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस IP हो गया कॉस IP। ठीक, और साइन बटे कॉस होता है 10 IP, तो म्यू बराबर क्या आ गया 10 IP। यही तो हम लोग सिद्ध कर रहे थे भाई, यही तो ब्रूस्टर का नियम है, म्यू बराबर क्या होता है 10 IP होता है। ठीक है, फॉर ग्लास, अगर कांच की बात करें तो कांच के लिए अपवर्तनांक होता है 1.5, चाहो तो आप 1.5 यहां रखो, और 1.5 10 में होती है 56.3 डिग्री की वैल्यू, तो IP की वैल्यू आ जाएगी 56.3 डिग्री मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, अगला टॉपिक है, बहुत ही आसान है, ब्रूस्टर का नियम समझ में आ गया होगा, पेपर में 15 नंबर तक में आ सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या, स्पेसिफिक रोटेशन किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, देखो भैया ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली का मतलब प्रकाश, एक्टिव मतलब प्रकाश के प्रति एक्टिव है, यानी इन सब्सटेंसेस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश के साथ में खिलवाड़ करेंगे, प्रकाश को घुमा देंगे, सीधा घुमा देंगे, उल्टा घुमा देंगे, इस तरीके की हरकतें होंगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, चाहे वो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, की वह क्षमता
जिससे वह प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा सकता है। यानी स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी वो क्षमता जो भैया किसी सब्सटेंस को क्या कर रहा है, जरा समझो, कोई भी सब्सटेंस है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है, मान लिया ग्लूकोज ये भरा हुआ है, ग्लूकोज पे प्रकाश पड़ रहा है और ये प्रकाश को घुमा दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड को घुमा सकता है, उसे ही हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। यह बताता है, क्या बताता है कि अगर आप 1 डेसीमीटर लंबाई की एक ट्यूब ले लो, ठीक, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर कंसंट्रेशन वाले कोई बिलियन ले लो, यानी आपने बिलियन लिया, इस बिलियन की सांद्रता कितनी है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, ठीक है। जो इसमें ट्यूब आपने ले रखी है वो कितनी है, 1 डेसीमीटर है, ठीक है। से गुजरने पर प्लेन पोलराइड का एंगल कितना घूमेगा, अगर इस बिलियन पे आप प्रकाश डालोगे तो ये कितने डिग्री घुमा देगा, इसे ही हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। हटाओ, सरल भाषा में समझो, रोटेशन मतलब होता है घूमना। जब कोई सब्सटेंस प्रकाश को घुमाएगा तो वो कितना घुमाएगा, यही हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। फार्मूला होता है S बराबर tan थीटा अपॉन LC। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है प्लेन वाइब्रेशंस के लिए, मेरे भाई समझो, थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस इन डिग्री, ठीक भाई। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। एल क्या है, एल लेंथ ऑफ ट्यूब हो गई, एस स्पेसिफिक रोटेशन हो गया और सी कंसंट्रेशन हो गया जो हमने ग्राम प्रति मिलीलीटर में लिया हुआ है, ठीक। ओवरऑल अगर हम बात लिखें तो हमने लिख दिया किसी सब्सटेंस की एबिलिटी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है और रोटेशन को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, मेरे भैया, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का विलयन है, टार्टरिक एसिड है, ये सब घुमा देते हैं। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ शेड पोलारीमीटर। नाम से ही पता चला पोलारीमीटर क्या है, ये पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा वो समझो। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का स्पेसिफिक रोटेशन नापने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। यानी इसकी सहायता से कोई सब्सटेंस जो प्रकाश को घुमा रहा है उसका रोटेशन कितना है, वो कितना घुमा सकता है, उसे नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें निकॉल प्रिज्म, हाफ शेड डिवाइस और एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होगा समझो भैया, क्या प्रिंसिपल है इसका। यह पोलारीमीटर ऑप्टिकल रोटेशन पर काम करता है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है पता ही है कि भैया कोई बिलियन होगा, उस पर प्रकाश पड़ेगा, वो उसे घुमा देगा। काम करता है जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन पर पड़ती है तो उसका प्लेन एक निश्चित दिशा में घूम जाता है। एनालाइजर से देखकर इस रोटेशन को नाप लिया जाता है। यानी रोटेशन को ही नापेंगे हम, एनालाइज करेंगे हाफ शेड पोलारीमीटर की सहायता से। ये कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मेरे पास नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है, ये देखो अंधाधुंध सभी दिशाओं में कंपन है। एक लेंस से होते हुए पोलराइजर पर हमने डाली। पोलराइजर मतलब वही निकॉल प्रिज्म वगैरह कुछ रहा होगा। तो भैया निकॉल प्रिज्म क्या करेगा, देखो 2 रे होंगी, ये ओ रे होगी, ओ रे को जो एलिमिनेट कर देगा। ई रे मेरे भाई आगे बढ़ेगी, ई रे जाके टकराएगी हाफ शेड डिवाइस पर। ये जो हाफ शेड डिवाइस है 2 चीज़ों से मिलकर बनी होगी। एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, तो ये कॉर्ड आधी बनी होगी क्वार्ट्ज मटेरियल की और आधी बनी होगी जी फॉर ग्लास मटेरियल की। आगे एक ट्यूब होगी जिसमें हम वो बिलियन भरेंगे जो घुमाएगा। कितना घुमाएगा उसे यहाँ एनालाइजर में हम लोग एनालाइज करेंगे। और ये टेलीस्कोप है और ये बर्नियर स्केल है। इस स्केल की सहायता से कितना घुमा है ये कोण नापेंगे और ये कोण देखेंगे कहाँ, टेलीस्कोप से हम लोग देखेंगे। तो यही हमने सब लिखा है कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है, ये देखो। जनरली इस लाइट सोर्स में हम लोग सोडियम लैंप का इस्तेमाल करते हैं जिसकी भैया जो वेवलेंथ कितनी होती है 589 नैनोमीटर होती है। उसके बाद एक निकॉल प्रिज्म चाहिए ही चाहिए भैया। निकॉल प्रिज्म क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल देगा, यानी ई रे आपको दे देगा। फिर एक हाफ शेड डिवाइस होगा जिसका आधा हिस्सा क्वार्ट्ज से बना होगा, आधा हिस्सा ग्लास से बना होगा। इससे फील्ड ऑफ व्यू 2 हिस्सों में बट जाएगा। फिर एक ट्यूब होगी, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन भरा जाता है, आपने देखा ही है। ये देखो ये ट्यूब हो गई। फिर एनालाइजर होगा जिससे हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइजर भी निकॉल प्रिज्म ही होगा भैया, ठीक है। यह पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करता है और रोटेशन एंगल नापने में हेल्प करेगा। आई पीस क्या करेगा, आई पीस मतलब वही जो आखिरी में टेलीस्कोप रखा है, तो बर्नियर स्केल और एक टेलीस्कोप को फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग क्या होगी, जब लाइट पोलराइजर पर पड़ती है तो पहले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनती है। जब यह लाइट हाफ शेड वाली डिवाइस से गुजरती है तो 2 हिस्सों में बट जाती है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है
तो एनालाइजर को घुमा के सेट करते हैं और दोनों हिस्सों पे समान चमक आनी चाहिए। समान चमक अगर दोनों हिस्सों से सेम आ रही है तो एनालाइजर पे एंगल 0 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें सोल्यूशन भर देते हैं। सोल्यूशन भर देते हैं तो क्या होगा, लाइट भैया घूम जाएगी। लाइट घूम जाएगी तो चमक फिर भैया क्वार्ट्ज पे और कांच पे चमक फिर अलग अलग हो जाएगी। तो एनालाइजर को फिर घुमाएंगे। एनालाइजर को जब घुमाएंगे तो जितने पे चमक दोबारा से बराबर हो जाएगी, समझ जाएंगे उतना एंगल लाइट घूम गई। यह सोल्यूशन लाइट को रोटेट कर देता है। एनालाइजर को फिर से घुमाते हैं, दोनों हाफ्स की ब्राइटनेस को इक्वल करते हैं। एनालाइज का रोटेशन ही एंगल ऑफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है। तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनालाइजर को घुमाया, जहां पे फिर से चमक बराबर हो जाएगी, वही मेरे भाई एंगल ऑफ रोटेशन होगा। एडवांटेजेस की बात करें तो हाफ शेड डिवाइस में ब्राइटनेस में डिफरेंस साफ साफ दिखाई देता है। हाफ शेड डिवाइस आधी क्वार्ट्ज की बनी है, आधी कांच की बनी है, तो साफ साफ अंतर दिखाई दे जाता है। रोटेशन को मेजरमेंट कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा माइल्स का लॉ है, ये पता होना चाहिए। जब प्लेन पोलराइज लाइट एनालाइजर से गुजरती है और एनालाइजर का एक्सिस इंसिडेंट लाइट के प्लेन से थीटा एंगल बनाता है, तब जो इंटेंसिटी, जो लाइट निकलती है, जो कोण बनने पे लाइट निकलती है, वो क्या तीव्रता होती है, I बराबर I0 cos स्क्वायर थी। ठीक है, I0 वो तीव्रता है जो पहले प्रकाश आ रहा था। I वो है जब थीटा के कोण पर घुमाया हमने एनालाइज करते करते, तो जो प्रकाश की इंटेंसिटी आ रही है वो I होती है। ठीक है, एनालाइजर को घुमाने पर ब्राइटनेस बदलती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी थीटा बराबर 0 और 0 इंटेंसिटी 90 पर होती है। यानी जब बिल्कुल एक जैसा, ये निकॉल प्रिज्म है और ये एनालाइजर रखा हुआ है, तो भैया दोनों बिल्कुल 0 के कोण पे समान रखे हैं, तो इस समय इंटेंसिटी पूरी होगी। जितने यहां से निकलेंगे उतने ही। अब इसे तुम घुमा दो, घुमा के इसे 90 पे बना दो ऐसे करके, तो भैया जब कंपन ही समांतर नहीं रहेगा, पैरेलल ही नहीं रहेगा, आपने इसे घुमा दिया तो लाइट यहां से तो निकलेगी, यहां से आगे निकलेगी नहीं। तो यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब दोनों एक ही एंगल पे यानी 0 पे होते हैं। 90 पे कर दोगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। पोलराइजेशन के उपयोग कितने हैं? पोलराइजेशन यानी ध्रुवण का क्या उपयोग है? तो जो चश्मे होते हैं धूप से बचने वाले, उनमें होता है। ठीक है, जो एलईडी डिस्प्ले होती हैं, एलसीडी डिस्प्लेज हैं, उनमें होता है। जो कैमरा होते हैं उनमें होता है। और ऑप्टिकली एक्टिविटी मतलब प्रकाश की जितनी भी चीजें हैं उन्हें मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि अब जो चश्मे नॉर्मल नजर वाले भी आ रहे हैं उनमें भी कोटिंग होती है, और आप देखना ऐसे करके देखना वो चमकते हैं चश्मे। तो भैया इस पूरे गन शॉट में अगर हम बात करें, समझो भैया, इस पूरे गन शॉट में बात करें तो ऐसा कुछ लगाया ही नहीं है जो पेपर में नहीं आ सकता। अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना तो निकॉल प्रिज्म आएगा 7.5 नंबर में, डबल रिफ्रैक्शन आएगा 7.5 यानी 15 नंबर। ये भैया जो डिफरेंस आएगा 2-2.5 नंबर में, ठीक 17.5-18 नंबर हो गए। ब्रूस्टर का ला भी आएगा लगभग 10 नंबर में, 28.5 नंबर। और भैया हाफ शेड पोलारीमीटर स्पेसिफिक, हाफ शेड पोलारीमीटर तो 25 नंबर लॉन्ग में आ सकता है, वरना 15 में भी आता है। स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकली एक्टिविटी, मैल्स ला ये 2-2 नंबर में भी आते हैं। तो आप मान के चलना भैया कम से कम आपका 40 से 45 नंबर का पेपर फंस सकता है। हम ये नहीं कह रहे ये 40-45 का आ जाएगा, हो सकता है इससे सिर्फ हाफ शेड पोलारीमीटर आए, हो सकता है सिर्फ 2 नंबर का मैल्स ला ही आए। लेकिन ऐसे करते करते जब आप 8 यूनिटें तैयार कर लोगे ना तो आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। जितने भी लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो, फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करोगे तो जो भी गन शॉट आएगा, चाहे वो केमिस्ट्री का पढ़ रहा हो चाहे वो फिजिक्स का, वो आपको मिल जाएगा अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में। वहां पर शेयर हो जाएगी वीडियो और उसकी PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। आप चाहते हो सर जी ऐड है, ड्रामा है, हम नहीं इंतजार कर पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है। 399 रुपए का कोर्स है, इसमें बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है भाई। ठीक है, वो सारा कंटेंट, एक एक वीडियो PDF वो सब देखो। प्लस ये जो गन शॉट यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ये भी फोल्डर बना के डाल दिए जाएंगे। कल संडे है, कल अपलोड हो जाएंगे, डाल दिए जाएंगे विद PDF, वहां पर भी मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन को, वरना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो गन शॉट आएगा वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।